दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं अमित कुमार सिंह आज मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण विधि जिसे हम प्रेक्षण विधि के नाम से जानते हैं को आपके बीच में लेकर आया हूँ। प्रेक्षण विधि मनोविज्ञान के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोस्तों, किसी प्राकृतिक वातावरण में घटित होने वाले व्यवहार का आंखों देखा विवरण प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करके वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्रस्तुत करना प्रेक्षण कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि किसी प्राकृतिक वातावरण में हमारे द्वारा जो भी घटनाएं घटित होते हुए देखी जाती हैं उसका वस्तुनिष्ठ ढंग से एक रिपोर्ट तैयार कर लेने की प्रक्रिया को ही प्रेक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु है मेरा दोस्तों, प्रेक्षण विधि का उपयोग व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है जिसके प्रवर्तक जेवी वाटसन अर्थात जॉन ब्रॉडस वाटसन हैं। ये जेवी वाटसन महोदय का पूरा नाम है जिसे हम जॉन ब्रॉडस वाटसन कहते हैं। ये कहते हैं, कहने का तात्पर्य दोस्तों कि प्रेक्षण विधि का उपयोग व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। मतलब प्रेक्षण विधि का उपयोग व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। सन 1913 में जब वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की तो मनोविज्ञान को नए ढंग से परिभाषित करते हुए कहे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसका अध्ययन विधि अंतर्निरीक्षण नहीं प्रेक्षण विधि होगा और तभी से इस विधि का जन्म हुआ माना जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, सन 1913 ईस्वी में वाटसन महोदय ने अपने सहयोगियों के साथ व्यवहारवाद की स्थापना किया। उसके पूर्व मनोविज्ञान के अंतर्गत अंतर्निरीक्षण विधि प्रचलित थी। अंतर्निरीक्षण विधि मतलब कि अपने अंदर झांकना, तो जो एक पूर्णतया वैज्ञानिक विधि नहीं थी, जिसके कारण वाटसन महोदय ने अंतर्निरीक्षण विधि को अस्वीकृत करके मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रेक्षण विधि को अपनाने पर जोर दिया और तभी से इस विधि का जन्म हुआ भी माना जाता है और वाटसन को इस विधि के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। मोसर 1958 कहते हैं कि प्रेक्षण स्पष्टतः वैज्ञानिक जांच की एक प्रतिष्ठित विधि है। वस्तुतः प्रेक्षण करने में कानों एवं वाणों की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग अधिक किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि प्रेक्षण करने में वैसे तो मनुष्य की समस्त ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, लेकिन प्रेक्षण में सबसे अधिक कार्य आँखों का होता है और उससे थोड़ा काम कानों का होता है। इन्हीं दो ज्ञानेंद्रियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है प्रेक्षण विधि के अंतर्गत। बीक महोदय ने 1969 में कहा है कि प्रेक्षण विधि की अवधारणा का तात्पर्य परिकल्पना विहीन जांच, प्राकृतिक परिवेश में घटनाओं का निरीक्षण, शोधकर्ता द्वारा हस्तक्षेप का अभाव, अचयनात्मक रूप में विवरण संग्रह और स्वतंत्र परिवर्तनों में प्रहस्तन न करना है। दोस्तों, इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रेक्षण विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन प्रायः नेत्रों द्वारा निरीक्षण करके किया जाता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत एवं सामूहिक का स्वाभाविक परिवेश में अध्ययन कर सकते हैं। प्रेक्षण के आधार पर प्राप्त आंकड़ों एवं सूचनाओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके व्यवहार तथा उसे उत्पन्न करने वाले कारणों के बीच उचित संबंध स्थापित किया जाता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं प्रेक्षण विधि के सोपान। प्रेक्षण विधि अर्थ कहने का सोपान का तात्पर्य दोस्तों प्रत्येक विधि को समाज में या व्यक्ति के ऊपर लागू करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, कुछ चरण होते हैं, कुछ सोपान होते हैं। उसी स्टेप उसी चरण के माध्यम से उस विधि का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से प्रेक्षण विधि के अपने कुछ सोपान होते हैं, जिसमें पहला चरण है प्रेक्षण योजना। यह पहला चरण है या यह प्रथम सोपान है। इसका आशय तैयारी करने से है, जैसे प्रतिदर्श, प्रेक्षण स्थल, उपकरण एवं व्यवहार अंकन की विधि आदि पहले से निश्चित कर ली जानी चाहिए। अर्थात मतलब जिस भी विषय पर, जिस भी समस्या पर हमें प्रेक्षण करना है उसकी एक योजना हमें पहले से बना लेनी चाहिए। उसके बाद अगला जो बिंदु है व्यवहार का प्रेक्षण। दोस्तों, प्राकृतिक परिवेश में व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। आवश्यकता होने पर कैमरा आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि जब हम प्रेक्षण करने जाएंगे तो आँखों नेत्रों के अतिरिक्त
उसको हम स्थायी रूप या स्थायित्व देने के लिए कैमरा या वीडियो रिकॉर्डिंग का भी उपयोग कर सकते हैं, ताकि अगर हम कुछ बातें भूल जाएं तो उसे कैमरे के माध्यम से पुनः देखकर उन सारी बातों को याद कर सकें। तीसरा सोपान है व्यवहार का अंकन। प्रेक्षण से प्राप्त सूचनाओं का पूर्व निर्धारित तथा तात्कालिक उद्देश्यों के अनुसार अंकन किया जाता है। इस कार्य में कैमरा आदि का प्रयोग ले सकते हैं। अगला जो सोपान है वह है सारणीयन एवं विश्लेषण। यदि सूचनाएं मात्रात्मक हैं तो उन्हें सारणीबद्ध कर देना चाहिए, इससे विश्लेषण में सुविधा हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि अगर जो चीज़ें हम इकट्ठा किए हैं वो मात्रात्मक रूप में है, जो मटेरियल जो सामग्रियां इकट्ठा हुई हैं वो मात्रात्मक रूप में हैं, तो उन्हें सारणीबद्ध कर देना चाहिए। अक्सर करके सारणी बनाने के लिए मनोविज्ञान में सांख्यिकी का उपयोग की बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। तो सारणीबद्ध कर देने से उस कार्य का विश्लेषण करने में हमें सुविधा होती है। अंतिम जो सोपान है वह है व्याख्या एवं निष्कर्ष। प्राप्त सूचनाओं तथा प्रदत्तों के विश्लेषण से जो परिणाम मिलते हैं उनकी यथोचित व्याख्या की जाती है और सामाजिक व्यवहार एवं समस्याओं के बारे में निष्कर्ष तथा अनुमान आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी भी विधि का अंतिम जो चरण होता है, अंतिम जो सोपान होता है, वह उसकी व्याख्या एवं निष्कर्ष होता है। अर्थात जो भी कार्य हमने किया है वह कार्य का परिणाम हमने क्या प्राप्त किया। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रेक्षण के प्रकार। तो प्रेक्षण के भिन्न भिन्न विद्वानों ने, भिन्न भिन्न विचारधाराओं ने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकार बताए हैं, जिसमें हम सबका निचोड़ देखें तो 4 प्रमुख प्रकार हमें प्रेक्षण के मिलते हैं। जिसमें पहला है सरल या अनियंत्रित प्रेक्षण। यदि किसी घटना या व्यवहार का प्रेक्षण ज्यों का त्यों किया जाता है, अध्ययनकर्ता द्वारा परिस्थिति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो उसे सरल या अनियंत्रित प्रेक्षण कहते हैं। कहने का तात्पर्य अध्ययनकर्ता वास्तविक वातावरण में जाए और उस वास्तविक वातावरण में जाने के बाद जो भी चीज़ें उसे दिख रही हैं उनको ज्यों का त्यों ग्रहण कर ले, उसमें अपने से किसी प्रकार का कोई संशोधन न करे, तो इसी को हम सरल या अनियंत्रित प्रेक्षण कहते हैं। दूसरा है नियंत्रित या क्रमबद्ध प्रेक्षण। यदि व्यवहार या घटना का प्राकृतिक विवरण तैयार करते समय प्रेक्षक तथा घटना दोनों पर आवश्यकता अनुसार लागू किया जाता है तो इसे नियंत्रित या क्रमबद्ध प्रेक्षण कहते हैं। जैसे घटना का नेत्र द्वारा विवरण तैयार करने के ही साथ उसका चित्र लेना या विवरण आलेख के लिए पूर्व निर्मित सूचियाँ प्रयुक्त करना, फिल्म बनाना, परिस्थिति तथा घटना के बारे में अलग से भी विवरण तैयार करना इत्यादि। तीसरा जो प्रकार है उसे हम कहते हैं सहभागी प्रेक्षण। कोजर 1983 का मत है कि सहभागी प्रेक्षण में अध्ययनकर्ता को संबंधित समूह या परिस्थिति का सदस्य बनना पड़ता है। अर्थात जो व्यक्ति घटनाक्रम में सम्मिलित होंगे, प्रेक्षक उनके साथ घुल मिल जाता है तथा घटना का विवरण अघोषित रूप में तैयार करता है। इसका लाभ यह होगा कि समूह के सदस्य उसके प्रति आशंकित नहीं हो पाएंगे और व्यवहार का प्रदर्शन स्वाभाविक तौर पे होता रहेगा। चौथा जो प्रकार है वह है असहभागी प्रेक्षण। यद्यपि अध्ययनकर्ता संबंधित समूह के सदस्यों के साथ घुलने मिलने के स्थान पर तटस्थ रूप में उनके व्यवहारों, गतिविधियों एवं संबंधों आदि का अध्ययन करता है, तो इसे असहभागी प्रेक्षण कहा जाता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रेक्षण विधि को करने के लिए हमें किस प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है। प्रेक्षण विधि में या प्रेक्षण विधि को लागू करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेक्षण विधि के अंतर्गत हमें क्रमबद्धता, सूक्ष्म विवरण इकट्ठा करना, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तथा प्रामाणिक होना इत्यादि बातों का ध्यान देना पड़ता है। अगर इसको दोस्तों और अधिक रूप में देखा जाए तो हम कह सकते हैं प्रेक्षण क्रमबद्ध होना चाहिए। मतलब जो हम प्रेक्षण करेंगे वह क्रमबद्ध हो, बिखरा हुआ
न हो। प्रेक्षण सूक्ष्मता के साथ किया जाए, मतलब कि प्रेक्षण करने में किसी प्रकार की जल्दबाजी न की जाए, वहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगला, प्रेक्षण वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। प्रेक्षण में वस्तुनिष्ठता का गुण होना बेहद अनिवार्य होता है। प्रेक्षण विश्वसनीय ढंग से किया जाए, अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो प्रेक्षण करता हो वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रेक्षण का कार्य करे। आवश्यकता पड़ने पर प्रेक्षण को प्रमाणित किया जा सके। जब भी आवश्यकता हो या ज़रूरत हो तो प्रेक्षणकर्ता अपने कार्य को सिद्ध कर सके। आगे चलते हैं, प्रेक्षण के गुण। किसी भी विधि के उपयोग के पहले यह जान लेना भी आवश्यक होता है कि वह विधि, उस विधि की विशेषता क्या है, गुण क्या है, वह किस रूप में हमारे लिए उपयोगी है। तो इसमें है प्रेक्षण सरल, स्वाभाविक, वास्तविक, विवरण वाला, विश्वसनीय, विभिन्न व्यवहार अध्ययन तथा व्यवहार व कारण के बीच संबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए। अर्थात इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यह एक सरल तथा स्वाभाविक विधि है। प्रेक्षण विधि बेहद सरल विधि है। इसमें हम वातावरण में जाते हैं और वास्तविक रूप में घटनाओं को देखकर उसको हम संकलित कर लेते हैं और अपने पास उस विवरण को सुरक्षित कर लेते हैं। इसलिए यह विधि बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक विधि है। क्योंकि स्वाभाविक विधि इसलिए है कि हम वैसे भी घटनाओं को अपने व्यवहारिक जीवन में वैसे भी घटनाओं को देखते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। इसके द्वारा घटना या व्यवहार का वास्तविक विवरण प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति हमें बताए कि एक दूसरे गांव में, दूसरे ज़िले में, दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो उसके बारे में हमारे मन में सिर्फ एक कल्पना बनेगी। लेकिन यह एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम उस क्षेत्र विशेष में जाते हैं और वास्तविक रूप में उस घटना को होते हुए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्रयुक्त किए जाने पर काफ़ी विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि इसमें वस्तुनिष्ठता का पूरा ध्यान रखा जाए तो जो परिणाम प्राप्त होता है वह बहुत ही विश्वसनीय होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के अध्ययन के लिए यह एक उपयोगी विधि है। प्रेक्षण विधि एक ऐसी विधि है जो वातावरण में घटित हो रही किसी भी प्रकार के व्यवहार या घटना का वास्तविक प्रेक्षण हम कर सकते हैं। इसके द्वारा व्यवहार तथा उसे उत्पन्न करने वाले कारण के बीच उचित संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक, ये प्रेक्षण विधि के गुण थे दोस्तों। अब देखते हैं प्रेक्षण विधि के दोष। तो प्रेक्षण विधि के जो दोष होते हैं दोस्तों, सूक्ष्मता के अभाव, अध्ययनकर्ता के विचार, निष्क्रियता, अनियंत्रितता, पूर्व निर्धारित योजना का अभाव और आंतरिक गुणों की जानकारी का अभाव इत्यादि। अर्थात इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर निष्कर्ष की विश्वसनीयता घटती है। अर्थात अगर प्रेक्षण कार्य को हम सूक्ष्म ढंग से नहीं करते हैं, बारीकी से नहीं करते हैं, तो इसका जो परिणाम होगा वह विश्वसनीय होगा। कार्य को सिर्फ ऊपर से देखकर नहीं बल्कि उसके तह तक जाने का प्रयास करना चाहिए। अध्ययनकर्ता के विचार निष्कर्ष को प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेक्षण करता होता है वह वास्तविक परिस्थिति में जाता है, कोई घटना होते हुए देखता है और उस घटना के घटित होने के पूर्व ही उसके बारे में अपने मन में योजना बना लेता है कि यह घटना तो ऐसी ही होगी और चला आता है, जो कि प्रेक्षण के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। विभिन्न प्रेक्षक एक ही घटना की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों में कर सकते हैं। अर्थात अगर एक घटना स्थल पे 8-10 प्रेक्षणकर्ता उपस्थित हैं तो प्रत्येक प्रेक्षणकर्ता अपने विचारधाराओं के आधार पर उस घटना का विवरण तैयार कर सकते हैं। यदि प्रेक्षक निष्क्रिय रहता है तो निष्कर्ष की विश्वसनीयता घट जाती है। अगर प्रेक्षणकर्ता उस कार्य को स्वयं के लिए न समझकर करता है बल्कि किसी दूसरे के लिए करने के लिए गया होता है तो वह उस कार्य को पूरी इच्छा के साथ नहीं करता है और निष्क्रियता दिखाता है, जिसके कारण प्रेक्षण की विश्वसनीयता घट जाती है। पूर्व निर्धारित योजना के अभाव में प्रेक्षण सटीक रूप में नहीं होता है। अगर हम प्रेक्षण करने गए हैं और उसकी कोई पूर्व योजना नहीं बनाए हैं तो भी परिणाम सटीक प्राप्त नहीं होते हैं। इसके द्वारा आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन नहीं हो सकता है। प्रेक्षण विधि का एक प्रमुख दोष यह है कि हम जाते हैं तो जो घटना हो रही होती है उस घटना को उसी रूप में देखते हैं और उसके बाद
व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और वह बाहर किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, इस बात की जानकारी हमें प्रेक्षण विधि के माध्यम से नहीं मिल पाती है। तो यह था प्रेक्षण विधि दोस्तों, और इसी के साथ प्रेक्षण विधि समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि मुझे यह पता चल सके कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं प्रेरित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।